हेलो बच्चों, हिंदी व्याकरण की आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत द्वंद्व समास के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग द्वंद्व समास का अर्थ जानेंगे कि द्वंद्व का अर्थ क्या होता है। तो देखिए बच्चों, इस द्वंद्व का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। क्या होता है? युग्म या जोड़ा, यानी कि जब कोई शब्द क्या हो, जोड़े में आ जाए, युग्म में आ जाए या समूह में आ जाए दो के, तो उसे हम लोग क्या करते हैं कि द्वंद्व कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पद क्या हो जाए, एक साथ आ जाए और दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। अगर प्रधानता की बात की जाए तो द्वंद्व समास क्या होता है? उभय पद प्रधान समास है। अर्थात इसमें दोनों पद की प्रधानता होती है। कौन कौन से? पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद प्रधान होते हैं। अब दोनों पद जब प्रधान होंगे तो इसमें दो प्रकार के शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं। एक तो आपको मिल सकता है टकराव वाले शब्द, है ना, या इसी टकराव वाले को हम लोग कहते हैं विलोम शब्द कह सकते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं विपरीतार्थी शब्द कह सकते हैं। तो इस प्रकार का शब्द आपको देखने को मिल सकता है। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है कि इन दोनों शब्दों के बीच में डैश, जिसे आप लोग कहते हैं योजक चिन्ह होता है, इस प्रकार का चिन्ह लगा होता है। और अगला क्या करते हैं, जब इन दोनों शब्दों का हम लोग क्या करते हैं, विग्रह करते हैं, तो इसी डैश को हटाते हैं और इस योजक को, इस डैश को हटाते हैं, तो इसके स्थान पर हम लोग या लगाते हैं अथवा और लगा देते हैं, या यौम का प्रयोग किया जाता है, तथा का प्रयोग किया जाता है और कहीं कहीं अथवा का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है? ये या और यौम तथा आदि जो है समुच्चय बोधक अव्यय हैं और इसी डैश के स्थान पर इन समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखें, अगर परिभाषा की बात की जाए तो हम लोग इसकी द्वंद्व समास की परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि जिस समस्त पद में या समासिक पद में दोनों पद प्रधान हो तथा एक दूसरे के विलोम हो या विलोम जैसे हो, वहाँ पर द्वंद्व होता है। द्वंद्व का मतलब ही होता है टकराव, है ना। और टकराव कैसा होगा? इन दोनों पदों में होगा। अर्थात दोनों पद क्या होंगे? विपरीत होंगे, विलोम होंगे या विरोध वाले होंगे अथवा विरोध वाले जैसे होंगे। दूसरी चीज़ क्या कह रहे हैं कि जिस समासिक पद के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर दोनों के बीच में और अथवा हो अथवा हो या आता हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चयवाचक विकल्प सूचक कहते हैं। अर्थात जब द्वंद्व समास होता है उसमें दो प्रकार के समुच्चय मिलेंगे, या तो विकल्प वाले मिलेंगे। विकल्प में क्या है? या है, अथवा है ना, वा है। और दूसरा संयोजक है जोड़ने वाला, तो संयोजक वाले समुच्चय में क्या होते हैं? और यौम, है ना, तथा आदि का प्रयोग होता है। तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। अब देखें, अगर बात की जाए द्वंद्व समास की, तो द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं। फिलहाल आपके सिलेबस में तीन भेद की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। पहला जो द्वंद्व समास का भेद है, जिसे हम लोग कहते हैं इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व। दूसरा आपका हो जाता है वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। और तीसरा होता है समाहार द्वंद्व। क्या? समाहार। इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व, तीन प्रकार के भेद बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलता करते हैं कि इतरेतर द्वंद्व क्या है। इतरेतर द्वंद्व देखेंगे तो इसका मतलब होता है इतर धन इतर, अर्थात अलग अलग हों। क्या? जब दोनों पद क्या हों? अलग अलग टाइप के हों, तो उसे हम लोग इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। और अलग अलग टाइप के जब होते हैं
तो इसी जो है योजक चिन्ह को हटाकर उसके स्थान पर और कर दिया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व है। जैसे आप देख रहे होंगे दिन रात तो हो गया दिन और रात, गुड़ दोस्त तो हो गया गुड़ और दोस्त। इस प्रकार से यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा, इतरेतर द्वंद्व दिखाई दे रहा है। जैसे नर नारी तो नर और नारी, दूध दही दूध और दही, दाल चावल दाल और चावल, है ना, रोटी मक्खन रोटी और मक्खन, भाई बहन भाई और बहन, माता पिता माता और पिता। इस टाइप के जो मिलेंगे आपको वो इतरेतर द्वंद्व मिलते हैं। दूसरा आपको मिलता है वैकल्पिक द्वंद्व। क्या है, वैकल्पिक द्वंद्व। तो ये वैकल्पिक द्वंद्व क्या होता है, कह रहे हैं वैकल्प का अर्थ होता है दोनों में से एक, दोनों में से एक या तो का भाव होता है, अर्थात विरोधी होते हैं या विलोम होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं वैकल्पिक द्वंद्व। जैसे एक आपको मिलता है पद लाभ हानि, तो इस सामासिक पद या समस्त पद में लाभ और हानि के बीच में डैश लगा हुआ है, तो क्या करते हैं, या तो लाभ होगी या तो हानि होगी, दोनों तो होगा नहीं, तो यहाँ पे वैकल्पिक है। और इसका जब आप विग्रह करेंगे तो लिखते हैं लाभ या हानि, है ना। इसी तरह से पाप पुण्य, पाप और पुण्य दोनों नहीं होगा, तो पाप होगी या तो पुण्य होगा। इसी प्रकार से आपको मिलता है राग या द्वेष, या तो राग हो या द्वेष, छोटा या बड़ा, जीवन या मरण आदि में क्या होता है, वैकल्पिक द्वंद्व होता है। और तीसरा है जिसे हम लोग कहते हैं समाहार द्वंद्व। और समाहार द्वंद्व में क्या होता है, कह रहे हैं कि समाहार द्वंद्व में समाहार का बोध होता है, कुछ समानार्थक शब्दों का समूह होता है और कुछ शब्द क्या होते हैं उससे संबंध अन्य शब्दों का भी समाहार कर लिया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं समाहार द्वंद्व। यानी कि कुछ शब्द और उसमें के संबंधित जितने भी शब्द आते हैं उनके समूह को ले लिया जाता है उसमें। जैसे आपने कहा दाल रोटी, तो दाल रोटी का अर्थ क्या हो गया, जीवन निर्वाह। आपने कहा कहा सुनी हो गई, तो कहा सुनी में क्या करते हैं, कहा सुनी का अर्थ हो जाता है झगड़ा होना, है ना। रुपया पैसा की चर्चा हम लोग करते हैं तो उससे संपत्ति की बात आ जाती है। अब देखें व्याकरण के अंतर्गत अगर देखा जाए तो जो द्वंद्व समास है, इस द्वंद्व समास से संबंधित कुछ बातें हैं। कुछ व्याकरण के जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि जो सार्थक और निरर्थक शब्दों का समूह होता है उसमें भी क्या होता है, उसका बोध कराते हैं। तो उन शब्दों में क्या होगा, करें सार्थक और निरर्थक शब्दों द्वारा जो सादृश्य वस्तुओं का बोध कराते हैं, ऐसे स्थल को हम लोग क्या कहेंगे, द्वंद्व समास नहीं कहेंगे बल्कि उसको बहुव्रीहि समास कहा जाता है। जैसे आपको एक शब्द मिलेगा थाली वाली, कभी इसको मत कर देना कि थाली और बीच में वाली लगा हुआ है तो आप उसको ले जाओ और कह दो भैया कि द्वंद्व समास है, नहीं। थाली वाली, रोटी ओटी, घोड़ा ओढ़ा, इन्हीं की एक सार्थक और एक निरर्थक शब्द है। तो बच्चों आप नोट कर लो, जीवन में बहुत उपयोगी तथ्य मैं बता रहा हूँ, ये आपको किसी किताब में संभवतः नहीं मिलेगा। अगर आपको एक सार्थक और निरर्थक शब्द मिल रहा है, बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो वहाँ पर आपको द्वंद्व समास ना हो करके बहुव्रीहि समास होता है। यानी कि थाली ओली अर्थात तस्तरी कटोरी आदि, रोटी ओटी अर्थात खाने वाले अन्न चावल आदि, घोड़ा ओड़ा अर्थात आपके कोई साधन जो चलने वाले हो, इसका प्रयोग होता है। दूसरी चीज़ क्या है, ध्यान रखने वाली चीज़ है कि संस्कृत में कुछ ऐसे जो भिन्नार्थक शब्द होते हैं जिनका निर्माण करते समय हिंदी के समानार्थी शब्दों को भी द्वंद्व में प्रयुक्त कर लिया जाता है। कह रहे हैं कि संस्कृत में केवल भिन्नार्थक शब्द को ही लिया जाता है जो भिन्न अर्थ देता है, लेकिन आपकी हिंदी में क्या है, जो समानार्थी शब्द हैं उनको भी हम लोग द्वंद्व में ले लेते हैं। जैसे कभी कभी ना होता है धन और दौलत, होता है ना, अभी हम लोग आगे पढ़े हैं कि वैकल्पिक होता है, नहीं वैकल्पिक के अलावा भी धन का भी मतलब वही होता है, दौलत का भी मतलब वही होता है, लेकिन अगर बीच में डैश लगा है तो हम लोग उसको संपत्ति से लेते हैं और समाहार के अंतर्गत इसको रख देते हैं। देखिए एक शब्द आपको मिलता है जी और जान, जी का अर्थ भी होता है जान और जान का अर्थ भी जान होता है, अर्थात जी जान का अर्थ है पूर्ण मनोयोग से, और उसको हम लोग द्वंद्व में रख लेते हैं। तन बदन, तन बदन का मतलब शरीर, और शरीर को हम लोग द्वंद्व में रख लेते हैं, है ना। इसी तरह से कपड़ा लत्ता, कपड़ा लत्ता मतलब वस्त्र, और इसको समाहार द्वंद्व के अंतर्गत हम लोग रख लेते हैं। आगे देखें एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्राय द्वंद्व में दो शब्दों का योग होता है, किंतु कहीं कहीं पर दो या दो से अधिक
जो पद हैं उनमें भी द्वंद्व समास होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, यत्र तत्र सर्वत्र, अर्थात सब जगह। तन मन धन, अर्थात तन मन और धन से। आपने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा विष्णु महेश का मतलब ब्रह्मा विष्णु और महेश। नून तेल लकड़ी, नून तेल और लकड़ी, ये भी क्या है, ये भी इसी आपके द्वंद्व के समास के अंतर्गत आते हैं। अब चले बच्चों, एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य रह गया है कि द्वंद्व समास का विग्रह हम लोग कैसे करेंगे या विग्रह कैसे सीखेंगे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए बच्चों, जब द्वंद्व समास का विग्रह करते हैं तो बीच में जो योजक चिन्ह है, जिसे आप इंग्लिश में डैश कहते हैं, इसी चिन्ह को हटा देते हैं और इसी चिन्ह के स्थान पर और या अथवा एवं तथा आदि शब्द लगाते हैं। आप कहाँ पर और लगाएंगे, कह रहे अगर समासिक पद जो समुच्चय का बोध कराता है, यानी कि अलग अलग हो, इतर इतर हो, तो उसके स्थान पे हम लोग क्या लगाते हैं, और लगाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि नर और नारी, तो नर नारी है तो हम लोग क्या इसके स्थान पे लगाते हैं, नर और नारी। इसी तरह से दूध दही में दूध और दही, दाल चावल में दाल और चावल, रोटी और मक्खन, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, रोटी अलग है मक्खन अलग है, इसलिए क्या होता है, और लगाते हैं उसी डैश के स्थान पर, उसी योजक चिन्ह के स्थान पर। तीसरी चीज़ बच्चों, एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको क्या लगा हो और दोनों शब्द क्या हो, वैकल्पिक हो, विरोधी हो, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, या लगाते हैं, अथवा लगाते हैं, जिसका अर्थ होता है या अथवा। जैसे आप कहते हैं ना पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य बेटा दोनों नहीं होगा एक व्यक्ति से, या तो पापी पाप करेगा या तो पुण्य करेगा, तो आप लिखते हैं पाप या पुण्य। इसी तरह से लाभ हानि, लाभ होगी या हानि होगी। इसी तरह से आपको अगर देखेंगे तो आपको शब्द मिलता है, कौन सा शब्द मिलता है, राग या द्वेष, या तो राग होगा या तो द्वेष होगा, यश होगा या अपयश हो गया, मोटा पतला, तो कह रहे हैं या तो मोटा होगा या तो पतला होगा, तो मोटा पतला के बीच में डैश को हटा कर क्या लगा देते हैं, या लगा देते हैं, और आपका जो विग्रह बनता है वो बनता है मोटा या पतला। तो अच्छा, समासिक या समस्त पद को कैसे पहचानेंगे कि इस पद में कौन सा समास है। अगर आपको कहीं भी कोई शब्द मिल जाए और उस सब समासिक पद के बीच में योजक चिन्ह या डैश लगा मिले, तो उस प्रायः उसमें क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने द्वंद्व समास के बारे में विस्तृत चर्चा की, और अगली क्लास में फिर हम लोग किसी एक समास के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।